के मकबूल तरीन डिप्टी कमिश्नर पीसी डॉक्टर यादव साहब, एसएसपी साहब, हमारे पूर्व मंत्री आपके प्रतिनिधि सुनील शर्मा साहब, एनएचपीसी की तरफ से आए हुए एमडी साहब, हमारे अध्यक्ष चुनीलाल जी, हमारे किश्तवाड़ क्षेत्र के सारे प्रमुख नेतागण और यहाँ पर इतनी भारी तादाद में हम सबके सम्मान योग महानुभाव, किश्तवाड़ नगरी के वरिष्ठ नागरिकगण, हमारे बुजुर्ग और काफ़ी संख्या में हमारी बहनें। सबसे पहले तो मुझे दिल की गहराइयों से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है। तीसरी बार आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार आपने भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे को लोकसभा पहुंचाया और इस तरह का रिकॉर्ड कायम तभी हो सकता था अगर आपका ताउन होता। और साथ ही साथ तीसरी बार लगातार जम्मू कश्मीर में से किसी को मरकजी काबिना में जगह मिले, वो भी रिकॉर्ड आप ही ने कायम किया। क्योंकि जो 3 बार रहे भी तो 2 के बाद ब्रेक आ गई, आपने ब्रेक ना आने दी, इसका शुक्रिया। हालांकि ब्रेक की खबरें बड़ी गरमाई थी, हमारे कुछ एक शरारती मित्र हैं यहाँ। बहरहाल, और दूसरी फख्र की बात यह कि मेरा ताल्लुक इस अर्सवाइल डोडा से है और इसी चनाब के किनारे इसकी लहरों को देखते, इसकी अटखेलियों से खेलते खेलते हम परवान चढ़े। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अगर ये उत्साह, ये ऊर्जा यहाँ से ना मिलती तो हम लखनपुर तो क्या, शायद दरियाए चनाब ही ना पार कर पाते। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर कैंडिडेट का रोल, उसकी भूमिका सिर्फ एक पोस्टर के फोटो तक महदूद होती है। चुनाव पार्टी लड़ती है, यहाँ कोई एंटाइटलमेंट नहीं है कि कोई, सुनील जी कह रहे हैं कि एक रिकॉर्ड में भूल गया, उसके लिए माफी तलब करता हूँ कि किश्तवाड़ से पहली बार आज़ादी के बाद लीड भी भारतीय जनता पार्टी की। तो जो मैं कह रहा था उस बात की तस्दीक इनकी तरफ से भी हुई है। तो मैं ये कह रहा था कि अक्सर जब भी बात जम्मू कश्मीर की और किश्तवाड़ की होती है, गायबाना कहना आसान है कि क्या हुआ, किससे मिला, लेकिन एक साइंस के तालिब इल्म होने के नाते हम सबको सिखाया जाता है कि तर्क के साथ बात करनी। तर्क, तथ्य तुलना, तर्क हो तथ्य तुलना। तो किस बात की क्या अहमियत है वो तब समझ आता है जब हम नजर दौड़ाएं कि 2014 से पहले का क्या आलम था। इस इलाकाई तरक्की के लिहाज से भी और आपके नुमाइंदों के व्यवहार और उनकी जिस तरह से पेशरफ्ती हुई उसकी तरफ से, जैसा मैंने कहा, मेरा भी लड़कपन यहाँ गुजरा। हमने वो जमाना देखा है कि इलेक्शन के दौरान भी एमपी का कैंडिडेट किश्तवाड़ नहीं आता था। और माफ कीजिएगा, क्योंकि ये जनसभा है तो मैं तो वो नाम भी गिरवा सकता हूं कैंडिडेटों के। डोडा तक एक पोस्टर आ जाता था तस्वीर का और हम उस तस्वीर के नाम पर वोट दे देते थे। लेकिन आज दौर बदला, जमाना बदला, तकाजा बदला। मोदी जी ने हमारे अंदर वो हसरतें पैदा की, आकांक्षाएं पैदा की, एक एस्पिरेशनल युग आया। तो आज तवक्कुआत भी बढ़ी।
इसलिए बड़ी खुशी हुई। इतनी लंबी लिस्ट जो मांगों की सामने सुनील जी ने गिनवाई, मुझे लगा काश मैं जेब में सब कुछ लेके आता। लेकिन ये इसलिए कि आपको उम्मीद है, और उम्मीद इसलिए है कि आपको लगता है कि पहले भी किया गया, आगे भी करेगा। अगर नहीं करेगा तो पीछे पड़े रहो, तंग करो, परेशान करो, परेशान होके करेगा। और यही एक कामयाब नुमाइंदे की शनाख्त है। वो गालिब का शेर है कि जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। अगर आपको पता है कि आया एमपी गया एमपी, आया एमएलए गया एमपी, ऐसे भी होते सैया जैसे देश वैसे प्रदेश, तो क्या फायदा ये लिस्ट पढ़ने का। लेकिन मुझे खुशी है और खैर मकदम करता हूँ आपने ये बातें गिनवाई। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि 2014 से पहले और अब, और ये सुनील जी ने ठीक कहा कि जितनी भी तस्वीर बदली है, ऐसा नहीं है कि हम उससे पहले, आपने भी देखा हमने भी देखा, सुनील जी के हमरा हमने कई यहाँ पे मैं हेल्थ कैंप भी लगवाए। लेकिन अब की और तब की तस्वीर क्या बदली, और वो इसलिए मुमकिन हो सका कि मोदी जी से जो हमने मांगा उन्होंने दिया। अब ये बिजली के प्रोजेक्ट्स की बात की जा रही है, लगभग 7-8 यहां इस वक्त प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कुल मिलाकर के आने वाले वक्त में 8-9 हजार मेगावाट बिजली यहां से इजाद होगी, और ना सिर्फ किश्तवाड़ बल्कि शुमाली हिंद का एक बहुत बड़ा मरकज बनेगा, बिजली का पावर हब बनेगा नॉर्थ इंडिया का। क्या हमारे लिए फक्र की बात नहीं है? क्योंकि जो हमें हासिल हुआ है उस पर पहले फक्र करना, मान करना सीखें, तो हमारा हौसला भी बढ़ता है, हमारे बच्चों का भी हौसला बढ़ता है। और फिर मांग तो कभी खत्म नहीं होगी, और मांग खत्म हो जाएगी तो फिर राजनीति सियासत किस बात की करनी, इलेक्शन में क्या मुद्दा लेके जाना। एक मांग खत्म होगी दूसरी। लेकिन जो हुई है, जिनका हमने गुमान नहीं किया, और रही रोजगार की बात, तो अच्छा हुआ कि एमडी साहब ने खुद ही वजाहत कर दी कि अनस्किल्ड तो 100। दरअसल हुआ क्या है कि जितनी बार भी मैं आता हूँ यही मांग आती है कि यहाँ का कोई लगाया नहीं गया। जब मैं एमडी साहब से पूछता हूँ तो कहते हैं 100% यही के लगे। तो मैंने पिछली बार ये मुतालबा किया था कि डीसी साहब के मार्फत लगे और तस्दीक हो जाए, और हमारा भी फर्ज है कि जहाँ हमें लगे कोई अनस्किल्ड बाहर से आया तो हम उनके जेरे गौर लाए, उस पर एक्शन हो। और जहाँ तक स्किल्ड का ताल्लुक है, वो बात उन्होंने भी कही, हमने भी स्वीकारी कि साहब अगर हमारे पास उस तरह का स्किल मौजूद नहीं है तो काम तो रोकने के हक में हम है नहीं। लेकिन हमें ये सोचना है कि इतना बड़ा, अब इसके विपरीत पिछली सरकार में क्या हुआ, यही 850 मेगावाट का रेड लेक प्रोजेक्ट रोक दिया गया। हम ये भी तो सोचे, यानी चलता हुआ प्रोजेक्ट रुक गया 850 मेगावाट का। और मुझे तो जवानी इसलिए याद है कि रोज हम फाइलें लेके जाते थे, हालांकि मैं कोई बिजली का इंजीनियर नहीं हूँ, तार जोड़ना भी नहीं आता, लेकिन इन्होंने रोज, और हम बार बार मुतालबा करते रहे। लेकिन एक नाजायज जिद उस वक्त की सरकार ने रखी कि साहब ये प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। हमारी ना सरकार यहाँ थी ना मरकज में थी, हम बार बार कहते रहे कि साहब ये प्रोजेक्ट बनाने की सलाहियत रियासती सरकार में नहीं है, ना ही पैसा है, ना ही एक्सपर्टाइज। मगर शायद वो चाहते ही नहीं थे कि यहाँ प्रोजेक्ट लगे, क्योंकि वो इलाकाई भेदभाव और क्षेत्रीय भेदभाव की जो वोट बैंक की राजनीति थी उसके चलते वो चाहते ही नहीं थे कि प्रोजेक्ट। तो एक ऐसा बहाना ढूंढ लिया कि ना होगा तेल ना राधा नाचेगी। और ये मोदी जी के आने के बाद ये मुतालबा रखा गया, तो अब ये जॉइंट वेंचर के तौर पर, कहने का मतलब ये कि ना इस सरकार ने सिर्फ प्रोजेक्ट्स नए शुरू किए बल्कि रुके हुए पुरानी सरकारों के भी पापों का प्रायश्चित किया। अब मैंने कहा कि जिन बातों की ना कभी गुमान था, ना मांग थी, ना मुतालबा किया, इतने सारे मेमोरेंडम आए हैं, ये तो आते ही हैं। नेता का काम है मेमोरेंडम उठाना, लेकिन संभालना। इसलिए मैं साथ में डीसी साहब को रखता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं तो क्या होता है कि नेता उठाता है 100-150 मेमोरेंडम, बाद में कहाँ छोड़ता है उसे याद नहीं रहता। एक बार दरियाई चनाब में बहुत सारे मेमोरेंडम पड़े हुए मिले थे, तो हमने फिर उस नेता को जाकर के बड़ी विनम्रता से कहा कि साहब संभालने की भी जगह महफूज रखो। इसलिए मैंने कहा डीसी साहब हमारे हमरा रहें और बात यहीं वजाहत हो जाए, जैसे अभी एमडी साहब ने की।
किसी मेमोरेंडम में कभी, और मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, आप देख लीजिए 10 साल पहले ये मुतालबा नहीं था कि हवाई जहाज का अड्डा बने, ये था कि हेलीकॉप्टर चले। हेलीकॉप्टर तक ही सोच थी, वो तसव्वुर से बात, लेकिन यहां आज हवाई जहाज का अड्डा बन रहा है। अब ये काम करवाने में कितनी मुशक्कत चाहिए ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इसका तजुर्बा किया हो, इससे गुजरे हो। लगभग 4 साल लग गए जो श्री सुरीर जी जिसका इशारा कर रहे थे फौज को मनाने में कि ये जमीन हमें दी जाए, ताकि वो स्ट्रिप उनकी थी, तो फौज का कहना था कि आपके पास चलेगी तो हमारा क्या रहेगा। फिर एक दस्तखत करके उनको बताया गया कि जब भी आपको जरूरत होगी, बोले साहब यहाँ मिलिटेंसी होती है कल को हमें, तो हमने कहा भाई ये आप ही की रहेगी, हम वो नहीं कह रहे, लेकिन हमें। और अब इसमें थोड़ी देरी इसलिए हुई कि उसके बाद मोदी जी ने एक नई स्कीम लाई, उड़ान। अब इस हवाई अड्डे को, किश्तवाड़ के हवाई अड्डे को उड़ान स्कीम में शामिल कर लिया गया। उसमें ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि झूठ बोलने की राजनीति है वो खत्म हो गई। देखिए नेता सुबह से शाम तक 10 भाषण करता है, रात को खुद ही भूल जाता है सुबह क्या भाषण किया। फिर सुबह अपने पीए को पूछता है मैंने कल क्या क्या वादा किया था बता देना। आज वो जमाना नहीं रहा। आज हमारा की वोटर हमारा ये बच्चा है जो बाद में कह रहा हूँ इससे पहले कि मुकम्मल हो अपनी जेब से मोबाइल निकालता है तो वो उसी वक्त तस्दीक कर लेता। मैंने अभी कहा 850 मेगावाट का रेटले प्रोजेक्ट, कोई बच्चा वहां से अभी ट्वीट करेगा, फेसबुक करेगा, देखो झूठ बोल रहा है आगे नेता, 850 का नहीं है। बड़ी सख्त कसौटी पर उतरने का जमाना है और आने वाला भी ऐसा ही होगा। ये कोई एंटाइटलमेंट की राजनीति, पॉलिटिक्स नहीं रहेगी। लेकिन इसीलिए हमारे लिए जरूरी कि हम अपने साथियों को, समर्थकों को समझाएं कि किस चीज का क्या स्टेटस है। काम सारे पूरे नहीं होंगे लेकिन ईमानदारी रहनी चाहिए, नीयत साफ रहनी चाहिए। कम से कम इतना है कि इस एमपी ने किसी प्रोजेक्ट में अपनी भागीदारी नहीं रखी जैसे एमपीओं से तवक्को होती है। कम से कम किसी इस एमपी ने 10 साल में कोई क्रशर नहीं लगाया जिसका आजकल बड़ा बोलबाला है। लेकिन हमने कोशिश की है कि इस इलाके की तस्वीर बदले। दूसरा रहा सैफरन पार्क का। सैफरन पार्क में क्यों देरी हुई? प्रोग्राम बन चुका था। राधा मोहन सिंह साहब उस वक्त मरकज में मिनिस्टर थे, टिकट उनकी कटवा दी गई, आने का वो प्रोग्राम हो गया, पत्थर तैयार हो गया। हमारे ही लोगों ने कहा यहाँ से नहीं वहाँ होना चाहिए। फिर मैंने फ़ोन किए सबको, सबने बोला, तो मैंने उनसे कहा जाके कि साहब जिन लोगों को मैंने सोचा कि मैं जय जयकार करवाऊंगा वही मुतमईन नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा फिर इसको मुलतवी कर दिया जाए। जब हमारे लोगों के बीच में ये फैसला हो जाएगा, अब मुझे बताया गया, डीसी साहब ने भी बताया कि अब कंसेंसस बन गया है, तो वहाँ सैफरन पार्क भी लाई जाएगी। बाकी केंद्रीय विद्यालय नागसानी का हो गया। डचन के लिए अगर डीसी साहब जमीन आइडेंटिफाई करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका एक प्रोसीजर रहता है। अब उसका मैं बताऊंगा आपको, यहीं से किश्तवाड़ से केंद्रीय विद्यालय कई बार ये जो मांग चली, 4 साल तक हम लगे रहे, बार बार यहाँ से गिला आता नहीं होता। मैं कहता कि आपसे भेजो प्रपोजल, कहते भेजा, लेकिन बाद में इनको भी नहीं था पता, यहाँ भी नहीं था पता कि इसका एक परफॉर्मा बना है। पहले हमें प्रोसीजर समझने होंगे। जब मैं नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा तो कहा जाता था कि हमारा कोई काम नहीं होता, फिर हमने कार्यशालाएं लगानी शुरू की। मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में डीसी साहब के सहयोग से और इनके सौजन्य से हम भी छोटी छोटी कार्यशाला, सारा कुछ आजकल ऑनलाइन है, तो एक यहाँ से जब डीसी साहब कागज भेजते हैं तो वहाँ पर एजुकेशन सेक्रेटरीट में अलग सेक्शन बनी है केंद्रीय, वो बाकायदा परफॉर्मा बनाता है। जब पिछली बार कहाँ का केंद्रीय विद्यालय का झगड़ा बना तो हमने जाकर के झगड़ा किया। ज्वाइंट सेक्रेटरी एक महिला थी एजुकेशन की सेंटर में, कि साहब हमारे लोग रोज आते हैं और आप कहते हैं कि कागज आए हुए। उसने कहा साहब बैठिए, उसने फाइल निकाली, बोले साहब ये कागज भेजते हैं। जैसे लीडर को मेमोरेंडम दिया वैसे बात हुई है। अब ये जो लीडर का मेमोरेंडम दिया जा रहा है इसकी अहमियत सिर्फ पत्रकारों तक है, इससे काम नहीं होता। जरूरी है ताकि लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, इससे खबर भी बनती है, इससे तस्वीर भी खींचती है, लेकिन काम नहीं होगा। काम के लिए हमें प्रोसीजर समझना होगा। फिर हमें भी समझ आया, फिर ये हुआ। बाकी रूसा के तहत जो कॉलेज पार्टर में आया था उसके लिए यहाँ की सरकार तैयार नहीं थी, मुझे उसके लिए भी शुक्रिया अदा करना है। नई नई सरकार बनी थी मोदी जी की, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
नाम की एक योजना थी, उसके तहत हमें मिला है। वुमेन डिग्री कॉलेज का आने वाले वक्त पर कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी डोडा तक पहुंचा है। और डेली वेजर्स का और ये जो रहबरे खेल है, ये तो पूरा प्रांत स्तर की बात है। जब वहाँ फैसला होगा तो यहाँ भी होगा, क्योंकि थोड़े से मुश्किल इस तरह के हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल 2014 में आपके पास क्या था? आपके पास डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के नाम पर सिर्फ बोर्ड था। हुआ क्या कि जल्दी जल्दी में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट बन गया, और लेकिन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के जो मापदंड हैं, पैरामीटर्स हैं, उसके ऊपर पूरा उतरे बगैर सिर्फ बोर्ड में लिख दिया गया डिस्ट्रिक्ट अस्पताल। अंदर सहूलत वही थी जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की थी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लिए CT स्कैन चाहिए, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लिए अल्ट्रासाउंड चाहिए, वो सब भी बाद में हुआ। और हम ठीक कहा, जैसे जैसे वक्त गुजरता है टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है, नए प्रावधान भी लाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस तरह की सहूलत भी होनी चाहिए। अब तो डायलिसिस और सारी है, तो उसका भी आहिस्ता आहिस्ता किया जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये विकास की गति जारी रहे, बात करनी जरूरी है। वो हर नौजवान को नौकरी नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। इलेक्शन में हम सब लोग झूठ बोलते हैं, सारी पार्टियों के लोग आते हैं, हम 100% नौकरी दे देंगे। दी आज तक किसी ने? नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मोदी जी की क़यादत में ये जिम्मेवार सरकार है, ये रोजगार के जरिए पैदा करती है। अभी बगल में ही किश्तवाड़ के बगल में भद्रवाह है, वहां से रोमा मिशन शुरू हुआ। आज मुल्क भर में उसकी बात की जा रही है। लगभग 4000 बच्चों को रोजगार मिला है, लाखों में खेल रहे। इतनी सी शीशी इत्र की 15 साल के 12,000 की बिक रही है। अभी हाल ही में 2 लड़के कारपोरेट में काम करते थे बंगलौर में, एक BTech एक MBA नौकरी छोड़ करके आए। तो मैंने कहा भाई आप वहाँ छोड़े? बोले साहब 14 घंटे कंपनी की नौकरी करनी, और यहाँ घर बैठ करके ये लड़के हमसे कम मेहनत करते और ज़्यादा कमा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कोई बहुत PhDयाँ की हैं, बहुत से तो ग्रेजुएट भी नहीं है। सरकार इस वक्त मुद्रा का लोन दे रही है, सरकार इस वक्त विश्वकर्मा जो हमारी रिवायती कामकाज है उसके लिए और पूरी इमदाद दे रही है। और इसमें भी टेक्नोलॉजी की भी इमदाद दी जा रही है। मैं चाहूँगा कि अभी हमने लेवेंडर फेस्टिवल लगाया था पिछले ही महीने, जून के महीने में, वहाँ भी हम जाएं, क्योंकि यहाँ से फैल के अब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल तक पहुँच गया। अब कुछ दिन पहले उधमपुर में वो काम शुरू हुआ। सरकार तकनीकी इमदाद भी देती है, सरकार उसे बाजार तक पहुँचाने का काम भी करती है, मार्केट तक। ये जो शीशियाँ बिक रही हैं इसलिए, यानी कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी ज़मीन अगर आपको है तो वो देनी है, और वो खेती भी कोई ज़्यादा पानी नहीं लगता। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो इस इलाके के कुदरती सरमाए हैं, और अगर हम इनको इस्तेमाल में लाएंगे तो ना सिर्फ हमारे बच्चों के लिए रोजगार मुहैया होगी, बल्कि हम मुल्क की भी खिदमत करेंगे। जब मोदी जी कहते हैं कि तीसरी इकानमी हमने बनना है, तो कहाँ से बनना है? यही सरमाए जो ना तराशेंगे ना तलाशेंगे। हमारे वाटर रिसोर्सेज, हमारे हिमालयन रिसोर्सेज, हमारे एरोमा रिसोर्सेज, हर्बल रिसोर्सेज, जिनकी तरफ कभी तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि उस वक्त की सरकारों की प्राथमिकताएं और थी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बड़ी साफगोई की तकरीर करता हूँ। मैंने बड़ी शिद्दत के साथ कोशिश करके खादी का कैंप लगाया, क्योंकि हम तो हर वक्त यही खुराफाती में रहते। मुझे पता चला कि खादी का टर्नओवर 1 लाख करोड़ हो गया एक्सपोर्ट। मेरे कान खड़े हो गए। मैं वो खादी, वो KICC है, AVIC, उनके पास हम पहुँच गए। वो इसका क्या राज है? या साहब आप कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं? आजकल तो एक कुर्ता खादी का 1.5 लाख का बिकता है। ये तो बहुत बड़ा नया एक पेशा शुरू हुआ। ये देखिए इतने सारे लोग खादी का काम कर रहे हैं। मैं चौंक गया। तो मैंने कहा भाई इसमें इमदाद, बोले साहब 100% इमदाद सरकार की ओर से, कि मोदी जी ने खुद हमें एक आह्वान दिया, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर मिशन। उसके बाद तो एक्सपोर्ट होना लगा। तो मैंने कहा आप लोग किस तरह से हमारी इमदाद करते? बोले हम कैंप लगाते हैं। हमने हाल ही में वाराणसी का कैंप लगाया था, अब हम शुमाली हिंद में कैंप लगाए। मैं शुमाली हिंद में कहाँ लगाएंगे? उत्तर में। बोले चंडीगढ़। मैं कहा हो सकता है हमारे एरिया में लगाए। बोले साहब वो तो छोटे शहर है, कैसे लगाएंगे? हमने थोड़ी बहुत चीटिंग की, इधर उधर करके उधमपुर ले आए, ये सोच के चलिए इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये अभी कोई 8-9 महीने पहले की बात है। 40% वो सब्सिडी देते हैं आपको, बाकी बच्चे ने लोन लेना है बैंक से, उसका इंटरेस्ट भी सरकार दे रही है। यानी लगभग माँ बाप पर कोई बोझ नहीं। बाद में जो कपड़ा तैयार होता है उसको भी सरकार भेज देती है, आपको सिर्फ मुनाफा ही कमाना है। तो हम उसको उधमपुर ले आए, पूरे दिन का वो लगा एक्सपो। 50 करोड़ रुपया
सब्सिडी के तौर पर उस दिन बांटा गया। लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि उसमें से एक भी बच्चा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं था, सब कश्मीर के थे। अब ये कह देना जय जयकार मेरी भी जिंदाबाद, तुम्हारी भी जिंदाबाद, तुम्हारी भी जय जय मैं भी, वो नहीं। जमाना बदल चुका है, बहुत ज्यादा बदल चुका है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में तो इलेक्शन में भाषणों की जरूरत ही नहीं रहेगी। और आजकल भाषण से तो 10 वोट भी नहीं मिलते जब तक काम ना किया हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा ये समाज की तरफ से हमारा ये फर्ज है, हम अपने ये जागरूकता पैदा करें। मीडिया से भी है। अब मीडिया ज्यादातर ये आएगा, मुझे पूछेगा तुझे उसने वो गाली दी, तेरे क्या कहना। मैं क्या, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसकी गाली, तो इसकी खबर बन गई। अब इन बातों की तरफ तवज्जो दो। मैं इतना शर्मिंदा भी हुआ, वो जो उनके आए चेयरमैन बोले साहब आप कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंसी लगाना था, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो मैंने उनसे कहा यार कुछ करो कि मैं अपने बच्चों को कहता हूँ उनकी मदद। वो साहब अब मुमकिन नहीं है, ये सारा ऑनलाइन भरा था, सारी एंट्रियां ऑनलाइन थी। मैंने अपने बच्चों से पूछा, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, और मैं डीसी साहब से हम संजीदगी से कहेंगे कि कुछ कार्यशालाएं लगाई जाएं, जो नई स्कीमें हैं उनके बारे में जानकारी दी जाए और उनको कैसे अप्लाई करना है। हमारा चाहे मुद्रा का लोन है हमारा, और उसमें अधिकतर महिलाएं, 60-70% महिलाओं ने लिया उसका। विश्वकर्मा इतनी बढ़िया, यानी जो हमारे रिवायती काम काज थे, गिनना बिन्ने बनाने, ये कालीन बनाने, चटाइयाँ बनानियाँ, जो जिससे हमारी तहजीब भी जिंदा रहती थी, वो भी रहे। उसके लिए सरकार ट्रेनिंग दे रही है और ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड दे रही है। यानी आपको ट्रेनिंग हासिल करने को फीस देती पड़ती है, या सरकार आपको फीस दे रही है ट्रेनिंग लेने के लिए, लेकिन हम फिर भी नहीं जा रहे। तो मुझे लगता है कि ऐसा किया जाए ताकि नौजवानों को अच्छा नहीं लगता कि जो नौजवान 6000 की नौकरी के लिए धरने पर बैठा हो, जबकि हमारे पास दूसरे ऐसे विकल्प हैं। तो हम सब मिलकर के कोशिश करेंगे कि मोदी जी ने जो हमें दिया है ये सारी स्कीमें, उनका भी किस तरह से हम लाभ ले सके। वो लाभ लेना तो हमारे ऊपर ही है ना। तो इसलिए अब हम बैठ करके बाकी भी बात करेंगे, जैसे सुनील जी ने कहा, जो जो आपके मुतालबे आएंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि अब हमें तर्क और टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा। और अगर हम ये रहेंगे कि कोई जादू की छड़ी आ जाएगी, उससे नहीं होगा। और यही हमारे लिए ये वक्त है, जैसे मोदी ने कहा यही वक्त है, सही वक्त है। और किश्तवाड़ के लिए भी यही वक्त है, सही वक्त है, क्योंकि हमारे मुतालबे मंजूर होने की हमें तवक्का है, पहले तो तवक्का ही नहीं थी। तो आज इतनी बात कह करके मुझे फिर सर झुका करके आपका शुक्रिया अदा करना है। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि जिस भरोसे से आपने हमें वहाँ भेजा है, हम उसको सौटी पर पूरा उतर सके। और परमात्मा इतना सामर्थ्य दे, इतनी सद्बुद्धि दे, इतनी क्षमता दे कि अच्छा कर्म हो, कोई बुरा कर्म ना हो, और जितना हो सके उससे अधिक करने का प्रयास है। बहुत बहुत